आदाब दोस्तों, मैं हूं गौस सिवानी। आवाज़ द वॉइस में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान की एक ऐसे आलिम दीन जो इस्लाह पसंद हैं और मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों में भी उन्हें अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सुना जाता है। ये हैं मौलाना कल्ब रुशैद साहब, जो सिर्फ मजहबी स्टेज ही नहीं बल्कि दूसरी तरह के और स्टेज और प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आते हैं। अभी चंद दिन कबल मुसलमानों की एक वफ्द के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उसका हिस्सा थे मौलाना कल्ब रुशैद साहब। जनाब, कहाँ मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात रही और क्या बातें हुई? गौस भाई सलाम, और आपके देखने वाले तमाम मुल्क और बैरून मुल्क के उन नाज़रीन की खिदमत में सलाम जो इस वक्त मेरी नज़रों के सामने तो नहीं, लेकिन मैं उनकी नज़रों के सामने हूँ। उनकी खिदमत में सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ। ये आपको पता है कि दरगाह आज़म शरीफ में उर्स चल रहा है और 18 तारीख़ तक वो प्रोग्राम रहेगा। तो ये एक शुरू से सुन्नत रही है सरकारों की, गवर्नमेंट्स की, कि जो सरबराह मुल्क हुआ करते हैं वो चादर पेश करते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज को आगे कंटिन्यू करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ मुहक्किकीन, कुछ एकेडमिशियन, कुछ सूफ़ी उलमा और मुझको दावत दी थी, जबकि हमारी अक़लियती उमूर की वज़ीर भी वहाँ मौजूद थी और हज कमेटी के चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थी। तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। मुलाकात बहुत अच्छी रही। और देखें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है भाई, वो मुल्क का चिराग होता है। वो जिस कोने में भी जलाया जाए रोशनी सारे कमरे को मिलती है। मुल्क एक रूम की तरह, एक कमरे की तरह है। एक कोने में हिंदू रहता है, एक कोने में सिख रहता है, एक कोने में मुसलमान रहता है, एक कोने में सरदार और ईसाई रहता है। आप बताइए कि अगर कहीं चिराग जलाया जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि रोशनी कहीं ज़्यादा और कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। सो वो माहौल देखने को मिला और जितने लोग थे सभी खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत इज़्ज़तें मिली और सब ने बहुत प्यार से अपनी बातें रखी और एक खूबसूरत मुलाकात जिसे कह सकते हैं थी। तो वज़ीर आज़म से ख़ास किस पहलू पे बात हुई? देखिए, सबकी अलग अलग बातें हुई, मेरी अलग बात हुई, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। मेरे से जो बात हुई है, अगर मैं उसे अल्फाज में बयान करूं तो नो डाउट बीइंग इंडियन, बीइंग नेशनल इंडियन और इंडियन नेशनल, भारत के प्यार और भारत के तसव्वुर और भारत के सजे मुस्तक़बिल की सोच रखने वाले एक आदमी की हैसियत से मेरी मुलाकात एक बहुत यादगार मुलाकात रही। जिन पहलुओं पे बात हुई उनमें से सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू शुरू की, जहाँ से वो ये कि आप देखें कि मुस्लिम ममालिक में आपके मुल्क का एहतराम, वक़ार, इज़्ज़त और नाता दोनों मज़बूत हुआ है और ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और इसके आगे ही उन्होंने कहा कि हमारे 9 लोग जिन्हें कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो बदल दी गई, और अगर वो बदली गई है कतर जैसे देश में तो कहीं ना कहीं कोई कद है, कोई आपका वक़ार है, कोई आपके मुल्क की बढ़ती हुई वैल्यू है जिसका काफ़ी असर रहा है। इसमें सब खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा और बातें बहुत समझ में आने वाली थी। बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं थी। माहौल ऐसा था जैसे घर में 4 बड़े आपस में बात कर रहे हों। और प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा। सबसे अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर की ये थी कि उन्होंने सबको सुना और किसी की बात काटी नहीं गई। मुझे लगता है ये उसी वक्त हो सकता है जब किसी इंसान का तजुर्बा एक वडील, गुजराती में एक लफ्ज़ बोलते हैं वडील के नाते, एक आगेवान के नाते बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है।
अब बातों का सिलसिला हो तो काफ़ी बातें हुई। उनमें से उन्होंने एक बात कही कि सच्चर कमेटी गुजरात आई थी तो वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी और वो वहाँ सबसे मुलाकात कर रही थी, लेकिन समहाउ उनका मेरे से मिलने का इरादा हुआ। जब मुझसे मिलने का इरादा हुआ तो हमने कहा ठीक है भाई आइए। और जब वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ऐसे हैं, मुल्क में हालात ऐसे हैं, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं गुजरात की, जो भी होगा टेक्निकल बात जो एक पॉलिटिकल सिस्टम से होती है, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मैंने तब सच्चर कमेटी से कहा था कि भाई देखिए ऐसा है, मैंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है, ना मैं मुसलमानों के लिए कोई काम कर रहा हूँ और ना मैं मुसलमानों के लिए कोई काम करूँगा। अब वो सब ये सुनते ही, इतना सुनते ही सब ने बहुत तैज्जुब की निगाह से देखा। उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर थे, चीफ़ मिनिस्टर को कि इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं एक ऑफिशियली पद पे होते हुए। उनका सुनिए, मेरा अगला जुमला भी सुनिए, मैंने हिंदुओं के लिए भी कोई काम नहीं किया है और हिंदुओं के लिए भी काम नहीं कर रहा हूँ और हिंदुओं के लिए भी काम नहीं करूँगा। मैं काम करता हूँ अपने 5 करोड़ गुजरातियों के लिए, वो कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मेरे 5 करोड़ गुजरातियों में सब लोग हैं। अब वो 5 करोड़ हों, 4 करोड़ हों, 6 करोड़ हों, जितने हों, उस अदद को उन्होंने पेश किया। उसमें उस वक्त उन्होंने मुझे देख के एक सवालिया निगाह से कहा कि मैंने तो गुजरात में रोड बनाई है, हिंदुओं के लिए तो नहीं बनाई थी ना, मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाई थी। मतलब उन्हें कहने का मतलब ये था कि मैंने ये रोड तो मुसाफिर के लिए बनाया है। रोड में मुसाफिर में सरदार भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो चल रहा है उसके लिए रोड है। तो रोड मैंने अच्छी बनाई मुसाफिर के लिए। इसी तरह जो काम मैंने किए वो भारतीयों के लिए किए। अब उनका मज़हब क्या है, वो कितना इस्तेफ़ादा करते हैं, वो कितना संतुष्ट हैं, तो उसे मज़हब की निगाह से नहीं, नागरिक होने की निगाह से देखना चाहिए। ये उनका एक दूसरा पॉइंट था। मुझे लगता है कुछ और बातें हैं, आप सवाल करेंगे तो मुझे याद आएगा, तो मैं वो चीज़ें। तालीम के सिलसिले में भी कोई बात हुई ख़ास? जी, तालीम के सिलसिले से उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही और बहुत खूबसूरत बात थी। उन्होंने कहा कि देखिए छोटे छोटे कामों में हमारे मुसलमान भाई हैं, तो ऑल इन होल जब मेरा तज़किरा होता है तो मुझे एक एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम शख्सियत के नज़रिए से कहीं ना कहीं कुछ दुश्मन अनासिर, कुछ अलग अलग लोग जो हैं वो मुझे अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी मुद्दे को वो बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि जब ये सारी तंजीमें इकट्ठा हो जाती हैं और मसला वोट का होता है तो मुसलमान जो है ये सोचने लगता है कि ये बड़ी तंजीमें क्या कह रही हैं। मैं कहता हूँ जब तुम्हें इतनी बड़ी बात समझ में आती है कि ये तंजीमें क्या कह रही हैं, तो तुम्हें ये भी तो समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे की तालीम कैसे होगी, उसकी जॉब कैसे लगेगी, तुम्हारे काम में डेवलपमेंट कैसे होगा। हमने जो छोटे छोटे लोगों को कर्ज़े और उधार देने का जो स्कीम बनाया है वो तुम तक कैसे पहुँचेगा, कैसे तुम मेन धारा से जुड़ोगे, कैसे तुम अपनी झोपड़ी को पक्के मकान में तब्दील करोगे, कैसे तुम कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पे आओगे, कैसे तुम अगर मरीज़ हो तो सेहत की तरफ लौटोगे। तो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा वो था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्कूल बना सकता हूँ। मैं एक मुसलमान बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल तक नहीं ला सकता, इसके लिए उसके घर को सोचना होगा, वालिदैन को सोचना होगा। और वालिदैन और घर जिस दिन सोचने लगेंगे अपने बच्चे के तालीम के लिए, तो हम माइनॉरिटीज़ के लिए यानी भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं और ख़ुद माइनॉरिटी मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थी। मोहतरमा हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने भी कहा, बल्कि ये भी बात हुई है कि उनसे भी एक मुलाकात करनी है कि छोटी स्केल्स में हम कैसे मुसलमानों तक उन तक ये मालूमात पहुंचा सकते हैं कि वो जुड़ें और जुड़कर अपने तालीम या हुनर दोनों को डेवलप करें, ताकि हमारा देश जो है वो जो तरक्की कर रहा है उसकी स्पीड में इजाफा। हमने सुना है कि नेशनल सूफी सर्किट के बारे में भी कोई बात हुई, ये क्या है और इसके बारे में क्या बात हुई? मैं बताऊं गौस भाई, ये एक कॉरिडोर के बारे में तज़किरा हुआ।
अब कॉरिडोर का कैसा है, जैसे मंदिर का कॉरिडोर बना है, जैसे बहुत सारे रिलीजियस कॉरिडोर्स बने हैं, जैन लोगों का जो है वो सरदार लोगों का बना है, जैनियों का जो भी बनना है। तो इसी तरह अगर हम जितनी ज़ियारत गाहें हैं उन्हें एक कॉरिडोर में जोड़ें और एक इस तरह का सिस्टम बने कि जो ज़ियारत करने लोग जा रहे हैं वो पूरी दुनिया से जो आएँ तो उनको ज़ियारत करने में भी कोई तकलीफ़ ना हो, और उनके रुकने ठहरने, होटल्स, इंतज़ामात, खाना पीना, हर चीज़ का एक सही प्रॉपर इंतज़ाम हो, ताकि कोई वापस जाके ये ना कहे कि शहर ठीक नहीं था, रास्ता ठीक नहीं था, सहूलतें ठीक नहीं थी, हिफाजत ठीक नहीं थी। तो उस तरीके की बात पे फ़ौरन ही प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त अशरफ खिचौचवी साहब ने, मौलाना अशरफ खिचौचवी साहब ने ये बात रखी कि मेरी सोच ऐसी है, और मेरे भाई मौलाना सलमान चिश्ती साहब ने ये बात रखी। तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा स्मृति ईरानी जी से कि आप इस पर एक नोट बनाएं और हमें दें कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सके। और स्मृति ईरानी जी ने उलमा से कहा कि आप बताएं कि इसका कैसे वो हो सकता है। मीनवाइल मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि सब लोग जो वहाँ पहुँचे थे अलग अलग तंजीमों के, मैं हमारा एक सतनाम सिंह संधू भाई का ने एक शुरुआत की थी सारे उलमा को जोड़ने की, मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए। उसमें हमने एक नेशनल माइनॉरिटी फाउंडेशन बनाया था, उसकी तरफ से चूँकि मैं इनवाइटेड था, तो सतनाम भाई का भी इसमें बड़ा रोल है कि सब इस वक्त सब उलमा मिल के मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। और मुल्क में जो हमारा वज़ीर आज़म है और जो हमारी मिनिस्टर हैं, जो स्कीमें हैं, उसमें क्या और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं कि हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली जब मैं एक मुसलमान हूँ तो मुसलमानों में सुन्नी शिया दोनों के लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। सूफिया की तालीमात के ताल्लुक़ से कुछ बात हुई होगी, क्योंकि अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की जा रही थी। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत समझदार और हर प्रोग्राम के पहले प्रॉपर स्टडी और इवेलुएशन, इससे ज़्यादा कि क्या बोलना है, इससे ज़्यादा उनकी सोच ये रहती है कि क्या नहीं बोलना है। सो वो दुआ लेने के हक़दार दिखे कि वो चाह रहे हैं कि मुझे इतनी बड़ी जगह से जहाँ मैं चादर भेज रहा हूँ, हमारे मुस्लिम भाइयों की दुआएं हमारे लिए शामिल हाल रहें। तो उन्होंने ऐसी कोई स्पीच या ऐसी कोई बात नहीं कही कि जहाँ उलमा सुन रहे हों और वो बोल रहे हों। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने सबको सुना। उन्होंने सूफिया किराम के सिलसिले से कोई गुफ्तगू नहीं की, अपनी अक़ीदत को पेश किया। जो तबरुकात सलमान भाई ने पेश किए थे वो सबको बहुत इज़्ज़त के साथ झुक के लिया और बहुत प्यार से। और वो जो आप देख रहे हैं कि वो फ़ोटो जो खींची गई, आप देखें गौस भाई, एक बात बड़ी अजीब सी आपसे रखना चाहूँगा और शायद मेरे अलावा ये कोई रख भी नहीं सकता है। आप ये देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी से डरते होते, किसी से खौफ खाते होते और देश का जैसा माहौल है उस माहौल को वो सपोर्ट करते होते तो ये ट्वीट ना करते। इस वक्त जनवरी में 22 जनवरी के पहले अपने घर पे मुसलमान उलमा को बुला के और चादर अजमेर शरीफ तक भेजने की बात दिल के साथ, ये वही कर सकता है जिसकी सिर्फ गद्दी पे नज़र ना हो, देश पे भी नज़र हो, लोगों पे भी नज़र हो, अपनाइयत और भाईचारे पे भी नज़र हो। वज़ीर आज़म से कुछ कश्मीर और लद्दाख के सिलसिले में भी शायद बात हुई, उन्होंने कुछ उस महफिल में कहा था इस ताल्लुक़ से? नहीं, उन्होंने, अगर आप तक ये बात पहुंच गई है तो बड़ा एक हसीन माहौल हो गया था और सब हंस रहे थे। वो वजह ये थी कि मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर, आप का जो प्रोग्राम श्रीनगर का था नेशनल माइनॉरिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम, वो बड़ा कामयाब था। और उसके बाद करगिल मुझसे कहा गया तो मैंने करगिल का प्रोग्राम जो है 4 दिन में किया
और सतनाम भाई मौजूद थे, हम लोग साथ थे, और मुझे पता था कि आपने वो प्रोग्राम देखा है शाम को, क्योंकि उनकी नज़र थी इस प्रोग्राम पे, तो मजमा बहुत आया था। हमने बताया कि हम और सतनाम भाई जो है वो द्रास की ठंडी इलाके से जैसे ही गुज़रे, हमने देखा एक चाय की दुकान है। अच्छा, चाय की दुकान है और उस पर तिरंगा जो है वो लगा हुआ है। तो हमने सतनाम भाई से कहा कि भाई ये तो बॉर्डर से धड़ाम धुड़ुम की आवाज़ आ रही है, हम लोग सरहद के पास से गुज़र रहे हैं। उनका जी हम लोग सरहद के पास से ही गुज़र रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, ज़रा चल के निकल के देखते हैं कि क्या हालात हैं बाहर। इसने झंडा लगाया, झंडे के बारे में पूछते हैं। तो हम गए वहाँ पे, तो उस आदमी का नाम शफ़ीक़ या शब्बीर ऐसे कुछ था, शायद शब्बीर था। तो मैं जैसे ही उसने मुझे देखा इस लिबास में तो फ़ौरन ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, भैया सब खैरियत है? कहने लगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि चाय मौजूद है? कह रहे जी चाय मौजूद है। तो मैंने कहा भाई ये जो झंडा तुमने लगाया है, ये फ़ौज की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कहीं कोई दबाव वबाव तो नहीं है? मतलब मैं जानना चाह रहा था कि इंटरनल क्या है यहाँ पे, फीलिंग्स क्या है, हमारे देश के साथ हैं नहीं हैं क्या? तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे नारे में भी भारत है और हमारे झंडे में भी भारत है, यानी हमारा तिरंगा भी जो है वो हमारा फ्लैग है और हमारा झंडा है। तो बड़ा अच्छा लगा हम दोनों को। हमको सतनाम भाई को ट्वीट भी किया उन्होंने, सतनाम भाई ने ये। तो उसमें जैसे मैंने ये बात कही कि चाय वाले ने ये जुमला कहा तो हंसे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने एक जुमला कहा कि मौलाना साहब एक पते की बात रही साहब, मैं आपसे बताऊं। मैंने कहा कि जी, तो पते की बात यह है कि इस देश में चाय वाला सच बोलता है और झूठ नहीं बोलता। तो चाय वाला जो सच बोलता है जो उन्होंने कहा, उस पर सारे उलमा और जितने पढ़े लिखे लोग थे सभी बहुत हंसे। और वो बड़ा अच्छा एक था कि उन्होंने उस वक्त कश्मीर और लेह लद्दाख और करगिल को याद किया उस चाय की दुकान के हवाले से। कुछ और ख़ास बात जो आप बताना चाहें जो उस प्रोग्राम में हुई? हमने सुना कि बहुत कम वक्त के लिए कहा गया था आप लोगों को मिलने के लिए, 15 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक आप लोगों की गुफ्तगू हुई। देखिए वो तो मिनिस्टर जाने के वक्त कितना था, क्योंकि मिनिस्टर जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो माइनॉरिटी का या रिलीजियस अफेयर का कोई काम होता है तो अपने मिनिस्टर के ज़रिए से वो आगे बढ़ता है। सिक्योरिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको मिनिस्ट्री को देखना होता है। लेकिन जहाँ तक रहा टाइमिंग का, तो मैं समझता हूँ कि जितना वक्त उन्होंने दिया उतना शायद किसी कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर वक्त देते होंगे, बड़े कॉन्फ्रेंस में। मैं समझता हूँ हम लोग 12:10 पे पहुँच गए थे पीएमओ, और मैं 2:10 पे बाहर आया हूँ। और इस दरमियान मैं कह सकता हूँ कि शायद 1.5 घंटा प्रधानमंत्री ने वक्त दिया, और वो 1.5 घंटा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जिसमें वो शामिल नहीं थे। वो शामिल थे। उन्होंने ढेर सारी बातें की, फ्यूचर के बारे में बातें की, जो गुज़र चुका है, जो हुआ है, जो हो रहा है, उन सब के बारे में बातें की, और हम सबको जोड़ के रखा। हम सबको जोड़ के रखा इस एहसास के साथ कि मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। अब इसमें इस प्रोग्राम में जो लोग मिलने गए थे उसमें कितने लोग थे और किस पस मंज़र के लोग थे? मेरे ख्याल से देखिए कचौचा शरीफ आप जानते हैं, बड़ा मरकज़ है। कचौचा से मौलाना अशरफ साहब थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा आप बेहतर जानते हैं, बड़ा हमारे यहाँ सुन्नी शिया आस्था का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि हिंदुस्तान का बड़ा के हिंदुस्तानियों की आस्था का बड़ा केंद्र है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपना हुसैन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा का एक वक़ार ही अलग है, जगह ही अलग है। सो हमारे छोटे भाई सलमान चिश्ती साहब मौजूद थे, और मेरे ख़्याल से हमारी 2 और दरगाहों से वहाँ के सज्जादा नशीन मौजूद थे, और एक बिज़नेस शख्सियत जो है वो आई हुई थी नागपुर से, मैं ज़हन से नाम तो निकल गया, लेकिन वो ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का उनका खिताब है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्वीट किया था, और उन्होंने 1.5 करोड़ की ऑक्सीजन जो है कोरोना के दौर में उन्होंने बहुत काम किया था। वो थे मेमन समाज से, जो उनके हेड हैं मुंबई से, वो आए हुए थे, और कुछ और दूसरे हमारे एक मौलाना अहमदाबाद से आए हुए थे, और जिन्हें देख के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप और आपके वालिद के साथ
बरसों से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल था। तारिक साहब भी थे और कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी, घरेलू मुलाकात थी। इसीलिए मैंने जो अपने पेज पे भी जो फ़ोटो वो की, वो यही लिखा कि जब भी मिला, आपके ऑफिस में मिला या आपके घर मिला, अपना फील हुआ और अपने जैसा लगा। मौलाना कल्ब रुशैद साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, स्टूडियो में आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम बातें बताई जो अब तक मीडिया में भी नहीं आई थी। इसमें से ज़्यादा बेशतर बातें मीडिया में नहीं आई थी। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम अपने नाज़रीन के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी इस प्रोग्राम में। गौस सिवानी हमारे वतन से हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे लगा मुझे ज़रूर जानना चाहिए और मैंने वो जानकारी आपको दी जो शायद आपको टीवी पे नहीं मिली होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।